जय हिंद दोस्तों। आज के हम YouTube वीडियो पे आपके लिए नया टॉपिक न्यूक्लिक एसिड लेकर के आए हैं। दोस्तों आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड पे चर्चा करेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है इसके बारे में हम लोग जाने। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है दोस्तों? तो न्यूक्लिक एसिड जो कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जीवित प्राणियों के न्यूक्लिक एसिड जो है जीवित प्राणियों के विकास एवं प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कोशिकाओं के सभी प्रोटीन, जो कोशिका में प्रोटीन बनती है, एक कोशिकाओं में सभी प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक उत्तर पुस्तिका के रूप में कार्य करते हैं दोस्तों, तथा आनुवंशिक रचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए या उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों न्यूक्लिक एसिड बारे में हमने चर्चा किया कि न्यूक्लिक एसिड जीव कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं। जितने भी शरीर में हमारे जो प्रोटीन संश्लेषित होती हैं ये एक उत्तर पुस्तिका के रूप में कार्य करते हैं, तथा ये इनका जो है जीवित प्राणियों के विकास एवं प्रजनन में सहायता करते हैं और जो आनुवंशिक रचना होती है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं या उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि हम हैं, हमारा लड़का मतलब हमारी अगली पीढ़ी हमारे जैसे रूप ग्रहण करे तो वो आनुवंशिक के रूप से होते हैं, जिन के रूप में होते हैं। तो ये चीज़ें जो ये कार्य होती है ये न्यूक्लिक एसिड का ही देन होती है। न्यूक्लिक एसिड के ही द्वारा हमारे जो चाहे रंग रूप या जो भी हमारी जो जेनेटिक कार्य है वो एक दूसरे पीढ़ी में कौन ले जाता है? न्यूक्लिक एसिड उत्तरदायी होती है। तो ये तो हमारा न्यूक्लिक एसिड की क्या है, हमने उस पर चर्चा किया। और इसकी खोज, जो न्यूक्लिक एसिड की खोज है दोस्तों, वो सर्वप्रथम फ्रेडरिक माइसर नामक वैज्ञानिक जो थे वो 1869 ईस्वी में जो मवाद होता है, जो घाव वगैरह लग जाता है तो उसमें देखते हैं पस निकलता है, मवाद, तो मवाद होता है, जो पस होता है उनमें इसकी खोज की थी और इसका नाम उन्होंने उस समय न्यूक्लिन रखा था। क्या रखा था? न्यूक्लिन। इसका नाम उन्होंने न्यूक्लिन रखा था दोस्तों। न्यूक्लिन को अगर मैं कर दूं तो न्यूक्लिन, उन्होंने उस समय इसका नाम न्यूक्लिन रखा था। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, EI, न्यूक्लिन रखा था, नाम दिया या उन्होंने वो नाम दिया। कुछ साल बाद अल्टमान नामक वैज्ञानिक अल्टमान नामक वैज्ञानिक 1889 ईस्वी में इसके अम्लीय गुणों का खोज किया। इसमें अम्लीय जो गुण है उसकी खोज की और उसका नाम इन्होंने न्यूक्लिक एसिड रखा। क्या रखा? न्यूक्लिक एसिड। तब अल्टमान ने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा। इसके बाद कोसेल नामक वैज्ञानिक ने इसके रासायनिक घटकों का पता लगाया। जो कोसेल नामक वैज्ञानिक थे, कोसेल नामक वैज्ञानिक थे, इनके रासायनिक घटकों का पता लगाया, रासायनिक घटक। तो दोस्तों सर्वप्रथम फ्रेडरिक माइसर थे 1869 ईस्वी में। इन्होंने सर्वप्रथम पस में इसकी खोज की और इसका नाम न्यूक्लिन नाम दिया। लेकिन अल्टमान 1889 ईस्वी में इसमें इसके एसिडी गुण का पता लगाया, इसमें एसिड होने के पता लगाया। तो इस एसिड गुण के होने की वजह से इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा और कोसेल नामक वैज्ञानिक ने इसके रासायनिक घटकों का पता लगाया।
तो दोस्तों हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में बताएं तो अगर हम आगे चले तो इसके जो रासायनिक घटक हैं, अब हम इसके रासायनिक घटक की बात कर रहे हैं कि मतलब इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, या हम जाने कि इसके कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और फास्फोरस भी क्या होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस भी उपस्थित होते हैं। तो हमने क्या बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये तत्व उपस्थित होते हैं। और उस हिसाब से और फिर इनके अगर उससे घटक पूछा जाए तो हमने बताया था कि रासायनिक तत्व के रूप में जो होते हैं इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं। अगर मैं उस तरह से इसके रासायनिक घटक की अगर मैं बात करूं तो ये इनके 3 घटक होते हैं, इनके 3 घटक होते हैं रासायनिक रूप से। पहला क्या होता है आपका जो रासायनिक इनकी घटक होती है कि इसमें जो रासायनिक आपके घटक पाए जाते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है आपका कह सकते हैं कि नाइट्रोजन बेस, क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन बेस। दूसरा का आप पेंटोज शुगर कह सकते हैं, पेंटोज शुगर। तीसरा का आप फास्फेट ग्रुप या फास्फोरस ग्रुप। तो तीसरा का क्या होता है दोस्तों, फास्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं आप, फास्फोरिक एसिड। ये इसके मुख्य 3 घटक होते हैं। तो इसके 3 घटक होते हैं। अब हम इसको आगे अगर चले देखें, दूसरे तो एक होता है न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड। तो मैं न्यूक्लियोसाइड की बात करूं तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है, न्यूक्लियोसाइड जो होता है, न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है कि नाइट्रोजन बेस में अगर पेंटोज शुगर आ जाए, नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन बेस में पेंटोज शुगर जुड़ जाता है तो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। और इसी में न्यूक्लियोटाइड अगर नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर के साथ साथ फास्फोरिक अम्ल भी जुड़ जाए, फास्फोरिक अम्ल भी जुड़ जाए तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो हमने आपको तत्वों के रूप में बताया कि इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। तो हमने आपको बताया कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस होते हैं। और केमिकली घटक के रूप में कौन कौन से इसमें केमिकली यौगिक पाए जाते हैं तो उसमें हमने आपको 3 बताया। एक बताया आपको नाइट्रोजनी बेस बताया, दूसरा का बताया हम आपको पेंटोज शुगर बताया, तीसरा हमने आपको बताया फास्फोरिक अम्ल बताया आपको हम। तो अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम उसके हेडिंग की बात करें तो इसमें न्यूक्लियोसाइड होता है। तो ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है कि अगर न्यूक्लिक एसिड में जो बेस होते हैं उसमें नाइट्रोजनी बेस और पेंटोज शुगर आपका जुड़ा हो तो न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अगर उसमें न्यूक्लिक एसिड, पेंटोज शुगर के साथ साथ फास्फोरिक अम्ल भी अगर जुड़ा हो तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये तो दोस्तों हमारी इतनी बात हुई। और फिर से अगर मैं इनकी परिभाषा के रूप में बात करूं, अगर थोड़ी सी छोटे से डिफिनेशन की बात करूं तो न्यूक्लिक अम्ल उच्च अणु भार वाले, न्यूक्लिक अम्ल उच्च अणु भार वाले संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें न्यूक्लियोटाइड की बार बार आवृत्ति होती है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड की बार बार क्या होती है, आवृत्ति होती है। इसकी बार बार क्या होगी, आवृत्ति होगी, वही हमारा न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। दोस्तों अब मैं बात करूं आपका जो नाइट्रोजनी बेस है, तो मैं पहले फास्फोरिक अम्ल की बात करूं, अगर फास्फोरिक अम्ल की
तो हम बात करेंगे पेंटोस शुगर की। तो जो उसके घटक होते हैं, हम घटक की बात की तो पहला पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर का मतलब क्या होता है, जिसे हम आपको बताएं तो जो उसमें शुगर उपस्थित हो, हमने आपको पहले ही बताया कि उसमें 3 बेस होते हैं, एक नाइट्रोजनी बेस हो गया, घटक 3 घटक होते हैं, एक नाइट्रोजनी बेस हो गया, एक पेंटोस शुगर हो गया, एक आपका फास्फोरिक ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे जो हम पेंटोस शुगर की बात करें तो पेंटोस शुगर, देखिए पेंटोस शुगर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें जो कार्बन होते हैं 5 कार्बन श्रृंखला के अंदर होते हैं, ये कार्बन बाहर होता है, तो 5 ही कार्बन श्रृंखला के अंदर होते हैं, इसलिए पेंटोस शुगर हो गया। और पेंटोस शुगर देखिए आपका जो पेंटोस शुगर होता है वो होता है बीटा डी राइबोस शुगर के रूप में, और एक होता है बीटा डी डीऑक्सी राइबोस के रूप में। तो दोस्तों मैं पढ़ा दूं कि ये जो मेरा पेंटोस शुगर हुआ, देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5वां 5 कार्बन। तो ये 5 कार्बन को होगा, 4 कार्बन श्रृंखला के अंदर रहेंगे, 1 कार्बन कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। तो देखिए OH H H OH H OH HCH2 OH, ये मेरा हो गया बीटा डी राइबोज। और यहाँ पे देखिए सेम वही है, केवल यहाँ पे H और OH जो वो था वो हट गया, डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन मुक्त हो गया, डीऑक्सी हो गया, तो ये क्या हो गया, बीटा डी डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गया। तो मेरा ये बीटा डी राइबोज शुगर हो गया, ये बीटा डी डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गया। ये दोनों मेरे शुगर हैं आपके, तो राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब राइबोज शुगर और डी राइबोज शुगर के रूप में जब हम वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं न्यूक्लिक एसिड हमारा वहीं 2 प्रकार का हो जाता है, एक आरएनए और एक डीएनए। हालांकि आरएनए डीएनए की मैं अलग से आपको चर्चा करूंगा, अलग से मैं उसका वीडियो दूंगा। तो एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। तो एक डीएनए में डीऑक्सी शुगर उपस्थित रहता है और आरएनए में राइबोज शुगर उपस्थित रहता है। इसकी चर्चा हम बाद में आरएनए डीएनए करेंगे तब करेंगे। अभी फिलहाल में हम पेंटोस शुगर जो घटक के रूप में, न्यूक्लिक एसिड के जो घटक रूप में है, तो मैं बता दिया एक पेंटोस शुगर हो गया, और दूसरा का मेरा फास्फोरिक ग्रुप हो गया, दूसरा का मेरा फास्फेट ग्रुप होगा। फास्फेट ग्रुप में देखिए फास्फोरस का चूंकि फास्फेट जो ग्रुप होता है वो फास्फोरिक अम्ल भी होता है, वो अम्ल होता है क्योंकि OH 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 उपस्थित है यहाँ पे। तो देखिए POH, एक OH और एक OH, 3 OH और एक डबल बॉन्ड O उपस्थित है इसमें। तो ये मेरा क्या हो गया, फास्फेट ग्रुप हो गया। अब मेरा नेक्स्ट होगा नाइट्रोजन बेस के बारे में मैं चर्चा करूंगा। नाइट्रोजन, तो अब हमारे नाइट्रोजनी बेस, तो नाइट्रोजनी बेस की बात करें तो नाइट्रोजन जो बेस होता है वो 2 प्रकार के होता है, एक प्यूरिन होता है और दूसरा का पिरिमिडीन होता है। पहला प्यूरिन, दूसरा का पिरिमिडीन होता है। और प्यूरिन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एडेनिन और एक ग्वानिन। एक एडेनिन होता है, एक ग्वानिन होता है। और इसमें क्या होता है, पिरिमिडीन में क्या होता है, एक साइटोसिन होता है, एक थाइमिन होता है, एक यूरेसिल होता है। तो अर्थात कि ये जो है जब भी नाइट्रोजनी बेस किसी भी न्यूक्लिक एसिड में जो भाग लेते हैं तो एक टाइम में 4 ही लेते हैं भाग, 2 आपके प्यूरिन के और 2 पिरिमिडीन के लेते हैं। लेकिन यूरिन क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज में यूरेसिल होता है और उसमें क्या होता है आपका थाइमिन होता है। इसलिए जो है ये है तो ये 5, 3 और ये 2 तो होते कुल 5, लेकिन एक टाइम में 4 ही भाग लेते हैं, एडेनिन और ग्वानिन साइटोसिन, ये तो 3 तो रहेंगे ही, लेकिन थाइमिन और यूरेसिल, जहाँ थाइमिन उपस्थित रहेगा वहाँ यूरेसिल उपस्थित नहीं रहेगा, जहाँ यूरेसिल उपस्थित रहेगा वहाँ पे थाइमिन उपस्थित नहीं रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब आरएनए डीएनए की मैं बात बताऊंगा तो मैं वहाँ पे बताऊंगा कि थाइमिन कहाँ उपस्थित रहेगा, यूरेसिल कहाँ उपस्थित रहेगा, और किसके साथ, एडेनिन के साथ साइटोसिन होगा, कितने बांड होंगे, ग्वानिन के साथ आपको थाइमिन होगा कि यूरेसिल होगा, ये बात हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम नाइट्रोजनी बेस की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजनी बेस जो होता है मेरा 2 प्रकार का होता है, जैसे मैं आपको बता, प्यूरिन, पिरिमिडीन। तो जो प्यूरिन होता है वो एडेनिन और ग्वानिन के रूप में 2 रूप में होता है, जिसकी साइन A और G है। यहाँ साइटोसिन, इसकी साइन C, थाइमिन और यूरेसिल T और U।
और मैं उसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं, हालांकि स्ट्रक्चर्स की आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट हम थोड़ी सी चर्चा कर दें तो ये मेरी देखिए, ये क्या है, मेरा प्यूरिन का जो है ये दोनों स्ट्रक्चर्स है प्यूरिन में, ये एडेनिन का है और ये ग्वानिन का है। और उसी प्रकार से मेरा जो है ये जो है मेरा स्ट्रक्चर ये किसका है, पिरिमिडीन का है। पिरिमिडीन में तो तीनों स्ट्रक्चर मैं बता दे रहा हूं, तो आपका ये यूरेसिल का है और ये थायमीन का है और ये क्या है, सॉरी ये साइटोसिन का है और ये थायमीन का है, एक यूरेसिल का है। तो दोस्तों ये मेरा जो है कि आपका नाइट्रोजनिक बेस की, तो ये मेरा दोस्तों न्यूक्लिक एसिड का लेक्चर था। हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप लोगों को बताया। और न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली में दो प्रकार का होता है, एक आरएनए और एक डीएनए। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप अगले वीडियो का इंतजार करिए। ये वीडियो आपको अच्छे तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।